नमस्कार, स्वागत है आपका ई बुक ऑनलाइन एजुकेशन में। आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य, जैसे कि करेंसी नोटों का निर्गमन, सरकारी बैंकों का काम करना, बैंकों के बैंक का काम करना और साख नियंत्रण नीति। इसमें हम सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो साख नियंत्रण है, ठीक है, या मौद्रिक नीति इसको बोलते हैं। तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से आरबीआई की स्थापना हुई, यानी कि सबसे पहले किस प्रकार से रॉयल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी 1926 को। उसके बाद उसी रिपोर्ट के अंतर्गत 1934 में आरबीआई एक्ट पारित किया गया और उसी एक्ट के अंतर्गत क्या किया गया, 1935 में आरबीआई की स्थापना कर दी गई। और जब 1935 में स्थापना इसकी कर दी गई, उसके बाद 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ठीक है। और तभी से ये सरकार के लिए काम करती आ रही है, साथ में बैंकों के बैंक के रूप में भी कार्य करती है। तो देखते हैं भाई, ये आपके लिए क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि भारतीय रिजर्व बैंक का प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था। आपके ऑप्शन है कोलकाता, चेन्नई, मुंबई या नन ऑफ दिस। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो देखते हैं भाई, सबसे पहला आपका काम इसका है करेंसी नोटों का निर्गमन, यानी कि किस तरीके से ये नोट छापती है, यानी मुद्राओं का छापना या मुद्रा का निर्गमीकरण किस तरीके से होता है। जो आपका आरबीआई एक्ट 1934 है, ठीक है, तो उसकी एक धारा 22 है। उसी के अनुसार जो आरबीआई है वो नोटों की छपाई करती है, ठीक है। यानी कि इसके आरबीआई के अलावा भारत में और कोई भी संस्था नोट का निर्गमन नहीं कर सकती है। लेकिन यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण ये आपको याद रखना है कि जो 1 रुपये के सिक्के और नोट होते हैं, यानी कि 1 रुपये के सिक्के और नोट या उससे छोटे सिक्के हैं, उसको आरबीआई नहीं छापती है, ठीक है। उसको वो किसके अंडर में आता है, वो आपका वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। कई बार क्वेश्चन आ चुका है आपका कि 1 रुपये के नोट पर किसके सिग्नेचर होते हैं। तो आपको वहाँ पे क्या बताना है, आरबीआई का गवर्नर नहीं बताना है, वहाँ पे बताना है कि जो वित्त सचिव होता है वो 1 रुपये के नोट पर साइन करता है, ठीक है। बाकी जो सिक्के होते हैं या उससे जैसे 50 पैसे का सिक्का, 1 रुपये का सिक्का, ठीक है, ये सब कौन करता है, ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। बाकी उसके बाद का, चाहे हम 2 के नोट की बात करें, 5 के नोट की बात करें, 10, 20, 50, 100, 500, 2000, इस तरीके से आपके सभी नोट जो है वो आरबीआई छापती है और वहीं से उनका निर्गमन करती है, यानी कि पूरे सभी भारत की जितने भी बैंक हैं वहाँ पे उसको वितरित करती है। नेक्स्ट क्या है आपका, अक्टूबर 1956 में भारतीय रिजर्व बैंक के मूल अधिनियम 1934, यानी कि जो आरबीआई एक्ट था 1934 का, उसमें कुछ संशोधन कर दिया गया। और संशोधन करके इसमें क्या कर दिया गया कि न्यूनतम कोष प्रणाली को उसमें ऐड कर दिया गया। यानी कि अगर आरबीआई बैंक नोट छाप रही है, यानी आरबीआई नोट छाप रही है, तो उसको कुछ नियम जो है फॉलो करने पड़ेंगे। यानी कि आपको 200 करोड़ का जो पूंजी है, 200 करोड़ की पूंजी है, वो अपने पास रखनी पड़ेगी, ठीक है, इससे कम नहीं। और उस पूंजी में 115 करोड़ रुपए का सोना और 85 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा या प्रतिभूतियों को आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। जब इतना आपके पास होगा तभी आप जो है इसको 200 करोड़ के नोट छाप सकते हो और वो आपके मार्केट में अवेलेबल करा सकते हो। तो इस तरीके से ये करेंसी नोटों का निर्गमन आरबीआई के अंतर्गत आता है। आपको एक क्वेश्चन और बताना है कि जो नोट होता है, हम कोई भी नोट ले लें, अगर हम जो नोट होता है उसमें जो लिखा होता है रुपया, वो कितनी भाषाओं में लिखा होता है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जो नेक्स्ट आता है आपका इम्पोर्टेंट सेक्शन, वो आता है साख नियंत्रण या मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसमें क्या आता है, बहुत अच्छे समझना है यहाँ पे। इसके अंतर्गत क्या करते हैं, जो आरबीआई होती है बाज़ार में मुद्रा की तरलता को नियंत्रित करती है, यानी कि बाज़ार में कितने पैसे जाने चाहिए। भाई देखो, मुद्रा की तरलता पर ही महंगाई और जो मंदी होती है वो निर्भर करती है पूरी। तो इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है कि अर्थव्यवस्था में महंगाई चाहिए या आपको मंदी चाहिए। तो ये पूरा का, चाहे वो अर्थव्यवस्था में मंदी हो या महंगाई हो, वो आपका साख नियंत्रण के अंतर्गत ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके से ये साख का नियंत्रण करती है। सबसे पहले इसमें कुछ रेट हैं। सबसे पहली रेट है CRR, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। अब देखो, नाम से ही लग रहा है रिजर्व, यानी कि कुछ पैसे आपको किसी के पास रखने पड़ेंगे। और किसके पास रखने पड़ेंगे, आरबीआई के पास रखने पड़ेंगे। अब देखते हैं ज़रा इसमें है क्या यहाँ पे, ठीक है। वर्तमान में जो इसका मूल्य है वो आपका कितना है, 3% है।
अभी कम की गई है ये। अब ये है क्या, देखते हैं इसमें। बैंकों को अपनी कुल जमा का आरबीआई के पास रखना पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए हम कोई भी बैंक ले लें, अगर हम पीएनबी की बात करें, ठीक है, तो पीएनबी के पास मान लो अगर 100 रुपये की साख है, यानी कि 100 रुपये की उसकी पूंजी है, तो उसमें से 3 रुपये कहाँ रखने पड़ेंगे आपको, वो आरबीआई के पास रखने पड़ेंगे, ठीक है। यानी कि 3 रुपये आपको 100% रखने पड़े। वो किस लिए रखने पड़ते हैं भाई, मान लीजिए कोई लोन लिया तो भाग गया तो क्या करोगे, कम से कम 3 रुपये तो बचे हैं ना आपको, 3 रुपये से अपना जो भी है आगे से काम चला सकते हो, ठीक है। तो यही आपका CRR है, कैश रिजर्व रेशियो। नाम से आपको पता है कि कहीं कुछ हिस्सा अपनी पूंजी का वो किसी के पास रिजर्व करना है, और किसके पास रिजर्व करना है, आरबीआई के पास रिजर्व करना है। और ये आपकी जो रेट है वो घटती बढ़ती रहती है। तो वर्तमान की ये है, अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हो तो उसको आप अपडेट कर लेना कहीं से देख करके, गूगल करके। नेक्स्ट आता है आपका SLR, इसको बोलते हैं सांविधिक तरलता अनुपात। इसका मतलब होता है, मैंने भी एग्जांपल लिया था पीएनबी का, ठीक है, यानी कि पीएनबी के पास अगर 100 रुपये की पूंजी है तो 100 रुपये में 3 रुपये कहाँ चले गए, CRR के लिए आरबीआई के पास, ठीक है। और इसी 100 रुपये का 18.5 रुपये वो खुद अपने पास रखेगी। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है आपका, यानी कि इसके अंतर्गत बैंक अपनी कुल जमा का अपने पास रखती है, यानी उसको 18.5% हर हाल में वर्तमान की स्थिति के हिसाब से 18.5% अपने पास रखना ही पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा, पता नहीं भाई कौन सा ग्राहक कितने रुपए लेने आ जाए, तो ये तो पता नहीं कि भाई हर कोई इंसान 100 रुपये यानी कि 2 3 रुपये लेगा 100 रुपये के हिसाब से। तो इसीलिए आपको 18% 18.5% आपको अपने पास रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी 3 रुपये कहाँ रखना पड़ेगा आपको, आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपका RRR, यानी कि रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट देखो, रिवर्स मतलब होता है उल्टा। अब उल्टा कैसे देखते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि रिजर्व बैंकों से, यानी कि रिजर्व बैंक बैंकों से अल्पकालिक ऋण लेती है। अब जब कभी कभी क्या होता है कि सरकार रिजर्व बैंक से पैसा मांगती है। अब मान लो रिजर्व बैंक के पास पैसा नहीं है, पैसा ना होने की वजह से रिजर्व बैंक क्या करेगी, आरबीआई जो अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं उनसे पैसे उठाएगी। ये कितने ब्याज की दर पे, 4.25%, यानी कि 3.75% की दर पर अन्य बैंकों से आरबीआई पैसे लेगी। तो उसी को क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। ये कब होता है, जब कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि सरकार को पैसे देने हैं इमीडिएटली, तो बैंकों से पैसे उठा लेगी वो, ठीक है, और वही पैसा उठा करके आपको सरकार को दे देगी। और ये अल्पकालिक होता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट आपका आता है RR, यानी कि रिवर्स रेट, सॉरी रेपो रेट। रेपो रेट में क्या है, देखो ये था रिवर्स, यानी कि आरबीआई पैसे ले रही है बैंकों से। इसमें क्या होगा, बैंकें आरबीआई से पैसे लेंगी, यानी कि जस्ट उल्टा हो गया यहाँ पे। वर्तमान में इसकी जो दर है वो कितनी है, 4.4% है। इसके अंतर्गत क्या आएगा, आरबीआई द्वारा बैंकों को अल्पकालिक ऋण दिया जाता है। ऊपर क्या था, आरबीआई बैंकों से लेती है, यहाँ पे बैंकें आरबीआई से लेती हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। अब यहाँ पे देखो ये अभी भी कम किया गया है। अब इसका कम करने से क्या होगा, अगर मान लो रेट कम होगी तो पैसा मार्केट में ज़्यादा जाएगा, ठीक है। हम इस जितने भी टर्म समझे हैं इसमें से किसी को अगर हम घटाते हैं तो तरलता बढ़ेगी, अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो तरलता घटेगी। अब आगे हम जो है इसको भी चार्ट से समझेंगे, ठीक है। तो साथ में लास्ट इसमें लिखा हुआ है कि मौद्रिक नीति में सबसे महत्वपूर्ण साबित होती है। अब कैसे साबित होगी है हम आगे समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ रेट और हैं, वो पहले देख लेते हैं। सबसे पहले आता है बैंक रेट, या सबसे कम प्रयोग में लाई जाती है। इसके अंतर्गत आरबीआई बैंकों को दीर्घकालिक ऋण देती है, ठीक है, यानी कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो बैंक रेट वहाँ पे अप्लाई होगा। उसका रेट कितना है, 5.4%। अगला आता है MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये 2011 में शामिल किया गया और आरबीआई के द्वारा 48 घंटे के लिए कर्ज दिया जाता है। मान लीजिए कोई बैंक बहुत ही इमीडिएटली उसको पैसा चाहिए तो आरबीआई के पास जाएगी, बोले कि आप हमको जो है 24 घंटे 48 घंटे के लिए पैसा दे दो, तो वहाँ पे आरबीआई रेट कौन सी यूज़ करेगी, MSF यूज करेगी वहाँ पे, ठीक है। वर्तमान में इसकी रेट कितनी है, 5.4%। और लगभग जो बैंक रेट है और MSF ये हमेशा बराबर रहते हैं। हो सकता है कभी 1-2% स्थितियों में ना रहे, लेकिन आपकी 98% ये दोनों बराबर रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं कि इन दरों का बाज़ार पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ये धर्म नहीं है, ये दर है, ठीक है,
ये गूगल ट्रांसलेट भी, ठीक है। ये दर है आपका, यानी कि सभी दरों का बाजार में तरलता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लिखे ऑल टूल्स, टूल्स का मतलब चाहे हम आरआर की बात करें, चाहे आरआरआर की बात करें, चाहे बैंक रेट की बात करें, किसी की बात करें। और यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती 1/, कैश क्रेडिट इन मार्केट, यानी कि किसी भी हम टूल्स को बढ़ाएंगे, किसी भी रेट को घटाते या बढ़ाते हैं तो उसी के जस्ट विपरीत आपका उसकी तरलता पे, मुद्रा की तरलता पे प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से अच्छे से मैंने इसको सॉल्व किया, यानी कि आरबीआई जो है बैंकों को कैसे पैसे देती है, बैंक रेट आरआर और एमएस के हिसाब से, और बैंक आरबीआई को कैसे पैसे देती हैं, आरआरआर यानी कि रिवर्स रेपो रेट के हिसाब से, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको यहाँ पे समझते हैं कि ये काम कैसे करती है, यानी कि घटा देंगे तो पैसा कैसे कम चला जाएगा, उसको यहाँ पे समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए 4% आपका रेपो रेट है, ठीक है, रेपो रेट। अब रेपो रेट क्या मैंने बताया था आपको, बैंक जो है वो आरबीआई से पैसे लेगी, ठीक है, और ट्रिपल आर में क्या था, आरबीआई बैंक से पैसे लेगी। तो रेपो रेट हम यहाँ पे समझ रहे हैं, रेपो रेट का मतलब क्या हुआ कि बैंक जो है आरबीआई से पैसे लेने वाली है। अगर ये कम कर दिया जाएगा तो आरबीआई मतलब बैंकें क्या करेंगी, बहुत सारा पैसा उठाएंगे आरबीआई से, और जब बहुत सारा पैसा उठाएंगी तो बैंकों के पास पैसा बहुत आ जाएगा, और वो क्या करेंगे, जब ऊपर से सस्ती चीज़ मिली है तो नीचे भी तो सस्ती बेचेंगे वो, तो नीचे भी जो लोन वगैरह होगा वो सस्ता हो जाएगा, उसकी रेट सस्ती हो जाएगी, तो लोन लेने के लिए बहुत लोग पहुँचेंगे। तो लोग क्यों पहुँचेंगे, क्योंकि लोन जो है वो सस्ता है आपका, तो बहुत सारे लोग पहुंच गए लोन लेने के लिए, तो उससे क्या हुआ कि मार्केट में बहुत सारा पैसा आ गया, बहुत सारा पैसा आ गया, इस वजह से क्या हुआ, अर्थव्यवस्था अच्छे से चलने लगी। अब यहीं पे क्या करना हो, अगर तरलता को कम करना हो तो क्या किया जाएगा, इस रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया जाएगा। तो उससे क्या होगा, जो बैंकें हैं वो आरबीआई से कम पैसे लेंगी, यानी कि बैंकों के पास कम तरलता आएगी। जब बैंकों के पास कम तरलता आएगी तो मार्केट में क्या होगा, यानी कि जो लोन लेने वाले हैं लोन भी महंगा होगा। जब भाई ऊपर से महंगी चीज़ मिली है तो उनको नीचे भी महंगा बेचना पड़ेगा। जब लोन महंगा हो गया तो लोग लोन लेने के लिए कम जाएंगे, तो इसीलिए मार्केट में जो तरलता है, यानी कि मुद्रा की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी वहाँ से। तो इस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी से आरबीआई समय समय पर कंट्रोल करती रहती है। वर्तमान में देख रहे हो आप कि मार्केट में तरलता बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इन सभी रेटों को कम कर दिया गया है। जितना कम हो सकता है उतना आरबीआई के द्वारा कम कर दिया गया है, क्योंकि जितना कम किया जाएगा, मैंने यहाँ पे देखो लिखा है, अगर ये वाले टूल्स कम है, टूल्स का मतलब फिर से मैं कह रहा हूँ जितनी भी दरें हैं वो सभी यहाँ पे आप रख सकते हो, चाहे हम आरआर की बात करें, चाहे आरआरआर की बात करें, चाहे बैंक रेट की बात करें, चाहे एमएसएफ की बात करें, ठीक है। तो ऑल टूल्स विद क्रमानुपाती कैश और क्रेडिट इन मार्केट, यानी कि ये अगर घटेगा, ये वाला घटेगा तो ये बढ़ जाएगा, अगर ये बढ़ेगा, ये टूल्स बढ़ेंगे तो ये अपने आप घट जाएगा। ये आपको सीधा सा याद रखना है। क्वेश्चन पूछता है कि भाई अगर बाज़ार में मुद्रा को बढ़ाना है तो रेट को क्या करना पड़ेगा, भाई बढ़ाना है तो उधर घटाना पड़ेगा, अगर मुद्रा को घटाना है तो उधर बढ़ाना पड़ेगा। सीधा सा फंडा है, कुछ नहीं दिमाग लगाना है। और ये फिगर आप जो है शॉर्ट रिवीजन के लिए देख सकते हो कि जो बैंक रेट होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, आरआर शॉर्ट टर्म के लिए होती है, एमएसएफ शॉर्ट टर्म के लिए होती है, ठीक है, यानी कि 48 घंटे के लिए। इससे हम क्या होगा, और आरबीआई बैंकों को देता है इन सब के लिए, और बैंक आरबीआई को देती हैं आरआर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये जो महत्वपूर्ण सेक्शन था आपका यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।